ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा पोर्शन हिस्ट्री में आपके लिए रेलिवेंट है और कौन सा पोर्शन उतना रेलिवेंट नहीं है। देखिए, आपकी पूरी हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। The first one is your ancient history. The second one is your medieval history, and the third one is your modern history. ठीक है, ब्रॉडली आपकी जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एएमयू के एग्जाम में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज है वो है मेडिवल का। इसका रीजन ये है कि मेडिवल हिस्ट्री और एक और टॉपिक है आपका फॉर बीए एंड बीए फॉरेन लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग इंडो इस्लामिक, मेडिवल एंड इंडो इस्लामिक। ये दोनों जो है इसमें कुछ टॉपिक्स कॉमन है। अभी हम देखेंगे कि वो टॉपिक्स कौन से। बीए एलएलबी में इंडो इस्लामिक नहीं है, बीए एलएलबी में इंडो इस्लामिक का पोर्शन नहीं है, उनमें सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री है। बट बीए और बीए फॉरेन लैंग्वेज में इंडो इस्लामिक का पोर्शन है। बीए में ये 25 मार्क्स का है और फॉरेन लैंग्वेज में ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। एज फार एज एंशिएंट इज कंसर्न, तो आप एलएलबी दे रहे हो या बीए फॉरेन लैंग्वेज दे रहे हो, तीनों ही एग्जाम में सबसे कम वेटेज जो हिस्ट्री के पोर्शन का है वो है एंशिएंट का। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे इससे, ऑन एन एवरेज 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे कम वेटेज वाला पोर्शन जो हिस्ट्री का है वो है एंशिएंट का। अब इस पोर्शन में आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं? देखिए, पहले तो है आपकी प्री हिस्ट्री, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। प्री हिस्ट्री में आपके 2 टॉपिक्स हैं, पैलियोलिथिक पीरियड एंड मेसोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड एंड मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नियोलिथिक पीरियड। इस पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखिए, इस पोर्शन में बेसिकली ये डील करता है स्टोन एज से, तो हम इसके ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये है क्या चीज और इसमें क्या चीज रेलिवेंट है वो तो मैं डिस्कस करूंगा, सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, बट इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। सीइंग द वेटेज, इसका वेटेज जो एग्जाम में है वो काफी कम है। एंशिएंट का जो वेटेज है एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन के लिए, ये वर्थ नहीं होगा कि हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नियोलिथिक से आगे बढ़ते हुए अगला पोर्शन जो है वो है चाल्कोलिथिक पीरियड का। और चाल्कोलिथिक पीरियड में ही एक एडवांसमेंट है जिसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं या ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। ये तीनों नाम एक ही टाइम पीरियड के हैं। ठीक है, इससे एक आध क्वेश्चन बन सकता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक आध क्वेश्चन बन सकता है। पॉसिबिलिटी है कि जो 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। ठीक है, ये एक रेलिवेंट सेक्शन है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपका जो है वो है वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड में अगर क्वेश्चन बनता है तो यूजुअली वो बनता है वैदिक लिटरेचर से, और वैदिक लिटरेचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके वेदास, जो चतुर्वेद हैं, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये जो 4 वेद हैं उससे प्रोबेबली क्वेश्चंस
बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला पीरियड है उसको कहते हैं महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड। और सिंस इस पीरियड में एक पर्सनालिटी है जो इस पीरियड को डिफाइन करता है, एंड ही इज गौतम बुद्ध। दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ बुद्धा, बुद्धा का टाइम। और मैं एक बात बता दूं, अगर एमयू में क्वेश्चन आ रहा है एंशिएंट से, तो 90% पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन या तो बुद्ध से पूछेगा, या तो जैनिज्म, या तो बुद्धिज्म से पूछेगा, या तो जैनिज्म से पूछेगा। 90% प्रोबेबिलिटी है कि यहां से एक क्वेश्चन उठेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। महाजनपद के बाद आपका आता है मौर्य, मौर्य पीरियड। और मौर्य पीरियड में जो हमारे सिलेबस के लिए सबसे रेलिवेंट है, उसमें हम दो, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है जो फाउंडर है, चंद्रगुप्त मौर्य, ही इज द फाउंडर ऑफ this dynasty, and second one is his grandson Ashok, grandson Ashok। ये दो रेलिवेंट रूलर्स हैं जिनके बारे में ब्रीफली एक ओवरव्यू लेंगे, बस बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया इज योर गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में भी चंद्रगुप्ता, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, गुप्ता पीरियड में एक और है उसका नाम चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त। एंड इन दोनों के अराउंड ही गुप्ता पीरियड का जो पोर्शन है वो रिवॉल्व करेगा। तो इन शॉर्ट ये आपका एंशिएंट का सिलेबस है। साइज देख के टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। और जी कोई कुछ पूछ रहा है? सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है? मेरी आवाज क्लियर नहीं है? यस सर। आप अपने साइड से एक बार चेक करिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एक मॉनिटर लगाया हुआ है वहां पे मेरी आवाज क्लियर आ रही है। आप अपने साइड से थोड़ा सेट करिए, ठीक है? ओके फाइन। तो इस पीरियड को हम कितने में कवर करेंगे? अब देखिए, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहां पे आपको अगर आप एमयू एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपको हिस्ट्री में जो सबसे कम फोकस करना है वो इसी पोर्शन पे करना है, एंशिएंट पे करना है, ठीक है? आप पढ़ेंगे इसको नो डाउट, लेकिन फोकस आपका कम होगा। सबसे ज्यादा फोकस जो होगा वो आपका होगा इस सेक्शन पे, मेडिवल पीरियड पे। अब मेडिवल का पोर्शन क्या है? देखिए, मेडिवल का पोर्शन आपका शुरू होता है अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। और इसको हम दो पार्ट में देखते हैं। पहला पार्ट है अराइवल ऑफ अरब्स, अराइवल ऑफ अरब्स। और अरब्स में पहला तो ये मालाबार रीजन में ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, मालाबार रीजन में आ रहे हैं ये एज ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, और दूसरा ये सिंध रीजन में आ रहे हैं एज इन्वेडर्स, एज इन्वेडर्स। यहां पे हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम। ये अराइवल ऑफ मुस्लिम्स का पहला पार्ट हो गया, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। दूसरा जो आपका पोर्शन है इन दिस, इट इज योर इन्वेजन ऑफ तुर्क्स, इन्वेजन ऑफ तुर्क्स, तुर्क लोगों का जो हमला हो रहा है। इन तुर्क्स में जो सबसे पहला है रेलिवेंट है वो है महमूद गजनी, महमूद ऑफ गजनी, या इसको महमूद गजनवी भी कहते हैं, महमूद ऑफ गजनी। और सेकंड जो रेलिवेंट है वो है मोहम्मद गौरी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी,
या मुइजुद्दीन। ठीक है, तुर्क्स में अर्ली इन्वेडर्स में ये दोनों रेलिवेंट हैं। और गौरी के डेथ के बाद इसके जो सक्सेसर्स हैं वो यहां पे स्टैब्लिश कर रहे हैं, विच इज फेमसली नोन एज दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो पहली डायनेस्टी है जो मोहम्मद गौरी के स्लेव यहां पे स्टैब्लिश कर रहा है, इट इज योर इल्बरी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी। तीन नाम है इसके, इल्बरी डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी एंड स्लेव डायनेस्टी। फेमस ज्यादा स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी है। और स्लेव डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल फाउंडर स्लेव डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान एंड फाइनली बलबन। इसको थोड़ा डिटेल में देखना है। स्लेव डायनेस्टी के बाद आपका जी स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है। बाकी लोगों को Yes, स्क्रीन sir. क्लियर है या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर, क्लियर नहीं है स्क्रीन। वीडियो क्वालिटी बहुत बुरी आ रही है सर आपकी। सर प्रॉब्लम वीडियो हो रही क्वालिटी है। में प्रॉब्लम हो रही लिखने में दिक्कत हो रही है। अच्छा रुकिए एक मिनट। आप एक बार वापस लॉग ऑफ करके लॉग इन करिए, लॉग आउट करके लॉग इन करिए लाइव क्लासेस फिर से। ओके सर। सभी को स्क्रीन ब्लर लग रहा है या कुछ लोगों को ब्लर लग रहा है? कोई ऐसा भी है जिसको सर screen मुझे clear तो दिख ब्लर रही है? लग रहा है। नहीं नहीं, कोई ऐसा भी है जिसको स्क्रीन क्लियर दिख रही है? सर कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, वैसा ही है अभी भी। ठीक है, मैं सेटिंग चेंज करता हूं इसका। चलिए मैं इसकी सेटिंग चेंज करने की कोशिश करूंगा। आई होप इसकी रिकॉर्डिंग में कुछ क्लियर होगा आप लोगों को, है ना? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? यस सर सर, आवाज भी आती है, लेकिन बीच बीच में हल्का हल्का ब्रेक होता है, लेकिन क्लियर आवाज है, हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन वीडियो अच्छा क्वालिटी चलिए ठीक है। लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। चलिए ठीक है, इसको हो सकता है रिकॉर्डिंग में आपको ये चीज बेहतर लगे। ये सिस्टम में चेंज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? यहाँ पे सिस्टम इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। मैं बता रहा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद इंडिया में जो रूल स्टैब्लिश हो रहा है उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1200, ये डिटेल में बताऊंगा जब ये पढ़ाऊंगा, अभी छोड़ देता हूँ, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हमें टोटल 5 डायनेस्टीज को देखना है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। पहली डायनेस्टी आपकी स्लेव डायनेस्टी है, इसको मामलिक और इल्बरी डायनेस्टी भी कहते हैं। दूसरी डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, इसमें एक इंपॉर्टेंट रूलर है जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तीसरी डायनेस्टी आपकी है वो है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, इसमें दो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। उनकी पॉलिसीज पे क्वेश्चन आते हैं। फिर लास्ट की दो डायनेस्टी जो हैं, सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी उतना रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हो रहा है, फिर भी इसको ब्रीफ में हम देखेंगे। और लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी इज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, और जो लास्ट रूलर है लोधी डायनेस्टी का, इब्राहिम लोधी।
will be killed in the first battle of पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी की डेथ हो जाती है बैटल में, एंड द इन्वेडर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर will lay the foundation of मुगल एम्पायर इन इंडिया। अब मुगल एम्पायर से एक नया फेज शुरू हो रहा है। मुगल एम्पायर में हम कंसंट्रेट करेंगे जो मेजर रूलर्स हैं, फॉर एग्जांपल जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मैंने लॉग आउट करके लॉग इन किया है। आई होप थोड़ा ये सर अब थोड़ी क्लियर है स्क्रीन। जी जी जी। चलिए, मैं बता रहा था कि यहाँ पे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मेजर क्वेश्चन जो है इन्हीं लोगों से आते हैं। उसमें भी जो सबसे रिलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए वो है अकबर। अगर मुगल से क्वेश्चन आएगा तो 90% पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन अकबर के पोर्शन से आएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इस पोर्शन को पढ़ेंगे, जिसका जितना इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से हम इसको कवर करेंगे। ना अपार्ट फ्रॉम दैट, मुगल एम्पायर के जो औरंगजेब के बाद के रूलर्स हैं उनको लेटर मुगल्स कहा जाता है, और वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उनमें हम एक दो को देखेंगे जो रेलिवेंट है, स्पेशली बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल रूलर, जो मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर है बहादुर शाह जफर, उसको हम देखेंगे। तो ये आपका ओवरऑल जो है मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन है, एंड ये पोर्शन आपके इंडो इस्लामिक पोर्शन से कॉमन है। इंडो इस्लामिक पोर्शन में कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये पोर्शन इंडो इस्लामिक में कॉमन है। तो अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं हिस्ट्री से तो इस पोर्शन से वेटेज ज्यादा होगा। अगर आप बीए का एग्जाम दे रहे हो तो आप उम्मीद करो कि 15 से 20 क्वेश्चन इंडो इस्लामिक और मेडिवल हिस्ट्री वाला जो कॉमन पोर्शन है वहां से आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ प्रोविंशियल किंगडम्स हैं मेडिवल हिस्ट्री में। जैसे ये तो हमने दिल्ली को नजर में रखते हुए पढ़ा है कि दिल्ली में किसका रूल है। कुछ प्रोविंशियल किंगडम्स हैं, फॉर एग्जांपल कि जौनपुर शर्की रूलर्स हैं, कभी कभार उससे क्वेश्चन बन जाता है। कश्मीर कभी कभी जैनुल आबिदीन से क्वेश्चन बन जाता है। छोटे छोटे जो हैं वो साउथ इंडिया में जैसे कुछ डायनेस्टीज थी, फॉर एग्जांपल बहमनी किंगडम, तो वो बहुत शॉर्ट में हमें देखना है, एक आध क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। इसके अलावा ज्यादा फोकस हमारा इधर ही रहेगा, बट थोड़ा सा उस तरफ भी जाएंगे। और प्रोविंशियल किंगडम्स में जी सर, ये जो सूफीज्म है उससे भी लाता, सूफियन भक्ति मूवमेंट। सूफिज्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बीए में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सूफिज्म आपका इंडो इस्लामिक का पोर्शन है, वही मैं बोल रहा हूं ना, अभी मैं वो पोर्शन बता रहा हूं जो इंडो इस्लामिक और मेडिवल में कॉमन है ना। फिर इंडो इस्लामिक का अपना अलग सिलेबस है। भक्ति मूवमेंट से एक आध क्वेश्चन आते हैं, सूफिज्म से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सूफिज्म से पिछले साल आई बिलीव कि 7-8 क्वेश्चन आए थे, है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, बट दैट इज ए पोर्शन ऑफ इंडो इस्लामिक। ठीक है, और जैसे प्रोविंशियल किंगडम्स की मैं बात कर रहा था, जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, फॉर एग्जांपल मैसूर से क्वेश्चन आता है, टीपू सुल्तान, उससे क्वेश्चन आता है, तो दैट विल बी कवर्ड इन दिस पोर्शन। ये एक ब्रॉड मैं पिक्चर दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप पढ़ने क्या वाले हो, है ना। अब अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री से बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज उतना नहीं है जितना मेडिवल हिस्ट्री का है, बट एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा है। इसका पोर्शन भी काफी लंबा चौड़ा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पढ़ते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। यूरोपियन कंपनीज, जैसे हमें मालूम है कि ब्रिटिश कंपनी तो थी यहाँ पे, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, लेकिन उसके अलावा भी फ्रेंच आए थे, पुर्तगीज आए थे। जैसे सबसे पहले तो वास्को ड गामा आया था, है ना, पुर्तगीज था वो।
फिर लास्ट में सबसे फ्रेंच आए थे, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में दो दो चार चार लाइन हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका देख लेंगे। उसके बाद अभी तो ये एज ए कंपनी आ रहे हैं, इसमें सबसे रेलिवेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। अब कंपनी के बाद इन्होंने यहां पे अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड करना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्प्रेड करना शुरू किया। उस पीरियड को हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि इंडिया को इन्होंने अपनी एक कॉलोनी बना, तो इस इंडिया में कैसे एक्सपैंड करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ा रहे हैं, उनके जो गवर्नर जनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। और हमने पॉलिटी स्टार्ट करते वक्त देखा था, जो रेगुलेटिंग एक्ट्स आ रहे हैं, जो चार्टर एक्ट्स आ रहे हैं, उसके थ्रू वो कैसे इंडिया पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस वो यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट है, योर रैयतवाड़ी सिस्टम है, महलवारी सिस्टम है, ये सारी चीजें हम देखेंगे कॉलोनियलिज्म में। इसके बाद अगला पोर्शन जो आपका आ रहा है वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, इसका कुछ पोर्शन आपका जो है वो मेडिवल हिस्ट्री और इंडो इस्लामिक से कॉमन। अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट आपका मॉडर्न का पार्ट है, लेकिन वो इंडो इस्लामिक का पोर्शन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बाद, ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बेसिकली ये कॉलोनियलिज्म का रिएक्शन है, जो यहाँ पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ रहा था, उसके रिएक्शन में ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे थे। उसके बाद है आपका रिवोल्ट ऑफ 1847, रिवोल्ट ऑफ 1857 सॉरी 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसको हम देखेंगे क्या रीजंस थे इसमें, कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन से थे, उसको हम देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये पोर्शन आपका जो चल रहा है, इसको ओवरऑल हम कहते हैं नेशनलिज्म। कॉलोनियलिज्म, अब हम मूव कर रहे हैं नेशनलिज्म की तरफ, जो अंग्रेजों का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसके खिलाफ रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस का एक रोल रहा है, एक इनफैक्ट इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस इसके फॉर्मेशन से आ जाते हैं और इसके जाते हैं, जैसे मेजर 3 फेजेस हैं, जैसे फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज है, और उसी में एक्सट्रीमिस्ट फेज में आगे चल के गांधीयन मूवमेंट शुरू होता है। गांधीयन मूवमेंट, तो गांधीयन मूवमेंट में जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल इसके 3 मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, उसको देखेंगे क्या जहां पे है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है 1920-22 का, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 1930s के स्टार्टिंग का, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर फाइनली यहाँ पे पॉलिटी का बैकग्राउंड एक मैंने देते हुए बताया था, 1940 में अगस्त ऑफर आ रहा है, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आ रहा है, क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा है, और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है। और ये कंटिन्यू करेंगे हम टिल 1947, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा है और इंडिया का पार्टीशन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा कुछ और ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में प्ले कर रहे हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उसको ब्रीफली हम देखेंगे क्या बैकग्राउंड है उसका। सॉरी, कोई कुछ पूछ रहा है?
चलिए, तो ऑल इंडिया में रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स हैं, जिसमें कि आपके जो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, फॉर एग्जांपल काकोरी इवेंट हुआ था, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, थोड़ा सा ब्रीफली उनको हम टच करेंगे। तो ये आपका ओवरऑल जो है हिस्ट्री का पोर्शन है। एक बार मैं फिर से बोलूं, आपका जो एंशिएंट का पोर्शन है इसका वेटेज सबसे कम है। तो जिसको हिस्ट्री से थोड़ा गुरेज है, इंटरेस्ट कम है, हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से आपको लगता है ये पोर्शन बहुत बड़ा है एग्जाम के लिए और आपको छोड़ना चाह रहे हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसको नहीं छोड़ सकते आप, इसको छोड़ दिया तो कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाओगे, है ना। और फिर इसको तो हम देखेंगे शॉर्ट में। अब सिलेबस से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कोई डाउट है, फिर मैं शुरू करूं पोर्शन अपना। सर हेलो। जी बोलें। हेलो, या कैन वी गो फॉर सम पोस्ट इंडिपेंडेंस लाइक इमरजेंसी, कांग्रेस डोमिनेंस और जो वॉर्स हुए वो सब भी सिलेबस में इंक्लूड कर सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द टाइम लेफ्ट विद मी। ये डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना वक्त बचा है। अगर वक्त बचेगा तो उसको कवर करेंगे, नहीं तो उसको स्किप कर देंगे। ओके सर, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? सिलेबस क्लियर हो गया सबको? सर हेलो 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 सर, मैं ये पूछ रहा था कि फॉरेन लैंग्वेजेस वालों के लिए मतलब अब्रॉड कंट्रीज के भी हिस्ट्री पूछेंगे क्या, या फिर एक ही क्वेश्चन पेपर नहीं बनता नहीं है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सिर्फ वेटेज अलग होगा। फॉर एग्जांपल आप में इंग्लिश का वेटेज 60 होगा, इंडो इस्लामिक का वेटेज 10 होगा। ये सिर्फ वेटेज डिफरेंट होगा, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। आप अपना माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए आप। क्वेश्चन पेपर सेम ही रहेगा। सेम से मेरा मुराद यह है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सेम रहेंगे, नेचर ऑफ क्वेश्चंस सेम रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि फॉरेन लैंग्वेज का है तो जर्मनी की हिस्ट्री पूछने लगे वहां ना, ऐसा नहीं है। वो हिस्ट्री जो बीए में आ रहा है वही बीए फॉरेन लैंग्वेज में भी आएगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। और किसी को कोई डाउट? चलिए, ये मैं रब कर रहा हूं अब। हाँ, ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट दी पोर्शन। तो हिस्ट्री शुरू करने से पहले कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज को हम देख लेते हैं जो कि हम यूजुअली हिस्ट्री में यूज करेंगे। देखिए, हर सब्जेक्ट की स्टडी के लिए कुछ सोर्स मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल हम पॉलिटी की स्टडी कर रहे थे, पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, तो हमारा जो सोर्स मटेरियल था वो था कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। उसी तरीके से हिस्ट्री को पढ़ने के लिए भी कुछ सोर्स मटेरियल की जरूरत होती है, राइट। और हिस्ट्री में ये वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो भी ये वर्ड्स रिपीट होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफली जान लेना जरूरी है। पहला टर्म है आर्कियोलॉजी और दूसरा टर्म है लिटरेचर। तो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जो सोर्सेज होते हैं उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लॉजिकल सोर्सेज। ये है क्या, मैं अभी बताता हूं। और लिटरेचर से रिलेटेड जो सोर्सेज होते हैं उनको कहते हैं लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज।
अब ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज हिस्ट्री पढ़ने में कैसे मदद करते हैं या हिस्ट्री लिखने में कैसे मदद करते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं वो आपके मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पीरियड, मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पीरियड। अब मटेरियल रिमेन्स से क्या मुराद है? जैसे कि मान लो मैं कोई एक टाइम पीरियड ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी उसे कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते थे, तो जाहिर सी बात है वहां रहते थे तो उनके घर वगैरह थे, वो खाना वगैरह बनाते होंगे, वो कुछ डे टू डे एक्टिविटीज करते होंगे जिसमें वो कुछ चीजें इस्तेमाल करते होंगे। तो जब वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई तो लोग वहां से जरूर मूव कर गए या लोग पेरिश हो गए, लेकिन वो चीजें अभी भी जमीन के अंदर दबी हुई हैं, या कुछ चीजें जो एक्सकवेट हो गई हैं, एक्सप्लोर हो गई हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जमीन के अंदर उस पर्टिकुलर पीरियड की दबी। इन सारी चीजों को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मटेरियल से मुराद होता है जो फिजिकल रिमेन है उस पर्टिकुलर पीरियड का। ये कोई घर भी हो सकता है, किसी इंसान का स्केलेटन भी हो सकता है, उसके द्वारा यूज किया हुआ बर्तन भी हो सकता है। उस वक्त में अगर कॉइन्स वगैरह चल रहे हो, कॉइन्स सिक्के वगैरह चल रहे हो तो इस सिक्के भी हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो कि फिजिकल फॉर्म में, मटेरियल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और इसकी स्टडी करने के हैं, उसमें मैं अभी जाऊंगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अपोजिट में हमको लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं। लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? रिटन रिकॉर्ड्स। रिटन रिकॉर्ड्स, सपोज करिए उस पर्टिकुलर पीरियड में, रिटन रिकॉर्ड्स का एग्जांपल मैं आपको दे दूं। फॉर एग्जांपल अगर हम अकबर के टाइम पीरियड को पढ़ रहे हैं, तो अकबर के टाइम पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हो जाएंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, उसने कोई किला बनाया है या कोई आर्किटेक्चर है, उससे रिलेटेड जो मटेरियल हुआ वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आया। लेकिन लिटरेरी सोर्सेज में जो किताबें लिखी गई उसके दौरान, फॉर एग्जांपल अकबरनामा, ये क्या हो गया? ये उस पीरियड का रिटन रिकॉर्ड है। तो रिटन रिकॉर्ड में क्या आ सकता है? रिटन रिकॉर्ड बहुत तरीके के हो सकते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड भी हो सकता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड हो सकता है, किसी की बायोग्राफी हो सकती है, या किसी की ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, या जिसे मेमोयर कहते हैं, है ना। जैसे और एक वैरायटी और हो सकती है जिससे क्वेश्चन अक्सर आता है, ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग किसे कहते हैं? कोई ट्रेवलर उस दौरान इंडिया आया है, कोई ट्रेवलर, घूमने वाला बंदा, एडवेंचरर कोई उस दौरान आया है और वहां पे उसने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया है और उसने अपनी डायरी में लिखी है, उसका एक रिकॉर्ड बनाया है। इसका एग्जांपल मैं दे दूं, किताबुल हिंद, ये बुक है अल-बरूनी की। ये मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड में इंडिया में आया था और किताबुल हिंद में इसने इंडिया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। ये एक बहुत ही रिच तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आ रहा है इब्न बतूता, उसका जो ट्रेवलॉग है उसे कहते हैं रहला। ठीक है, तो ये जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं ये आपके लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं और जो मटेरियल रिमेन्स हैं ये आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। सर मेमोयर और बायोग्राफी में क्या फर्क है सर? एक मिनट राशिद। जी राशिद पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? मेमोयर और बायोग्राफी में क्या फर्क है सर? मेमोयर और बायोग्राफी में क्या फर्क है? मेमोयर खुद की मेमोरी से लिखी जाती है, बायोग्राफी कोई भी लिख सकता है। मान लीजिए आपके बारे में किसी को लिखना है कि ये क्लास में बहुत अननेसेसरी क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो बायोग्राफी हो जाएगी। लेकिन आप अगर खुद की मेमोरी से लिखते हो कि मैं क्लास को बहुत डिस्टर्ब करता हूं, अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते, तो वो मेमोयर हो जाएगी।
ठीक है, मेमोयर खुद की मेमोरी से होता है, और मेमोयर को आप ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हो, मेमोयर को आप ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हो, बायोग्राफी कोई और लिखता है, ठीक है, जो खुद की मेमोरी से लिखते हैं वो मेमोयर होता है। ठीक है सर। तो हाँ, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज की बेसिस पे ही हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर आई थिंक 2-3 साल पहले कुछ क्वेश्चंस आए थे इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, पहला टर्म है एक्सप्लोरेशन, दूसरा टर्म है एक्सकेवेशन, तीसरा टर्म है एपिग्राफी, और चौथा टर्म है न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, तो ये टर्म तो एकदम क्लियर है। एक्सप्लोरेशन जो है क्या होता है, किसी एरिया को एक्सप्लोर करना, कुछ खोजना, कुछ ढूंढना, है ना। मान लो मैंने किताब में पढ़ा, अकबरनामा में मैंने पढ़ा कि अकबर ने किसी फला जगह पे कोई बिल्डिंग बनाई थी, ठीक है, अभी नहीं मालूम है कि वहां पे वो बिल्डिंग है, तो हम एक्सप्लोर करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचे और वहां पे हमें कुछ एविडेंसेस मिले, है ना, कुछ एविडेंसेस मिले, एक्सप्लोर किया हमने उस एरिया को, वहां पे हमें कुछ एविडेंस मिला कि हाँ चलो यहाँ पे बिल्डिंग हो सकती है, तो हमने वहां की खुदाई शुरू की, हमने वहां पे डिगिंग शुरू की, उसको हम कहते हैं एक्सकेवेशन, एक्सकवेट करना, उस एरिया को डिग करना, खोदना कि उसके जमीन के अंदर क्या चीजें हैं उसको हम निकालें, ठीक है, दिस इज नोन एज एक्सकेवेशन। अब इस खुदाई के बाद कुछ चीजें निकल के आती हैं, है ना, तो कुछ चीजें, मान लो कॉइन्स निकल के आया, कॉइन्स निकल के आया, तो जो स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है उसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है उसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। सपोज करिए कोई दूसरा रिकॉर्ड निकल के आया, इंस्क्रिप्शंस निकल के आ गए कि अकबर ने कोई ऑर्डर दिया था, किसी स्टोन के ऊपर कोई चीज लिखवाई थी या किसी मेटल के ऊपर कोई चीज लिखवाई थी, तो इंस्क्रिप्शन का मतलब यही होता है किसी हार्ड सरफेस पे अगर कोई चीज इंग्रेव की जाए, ऑफ इंस्क्रिप्शन होता है एपिग्राफी और स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है न्यूमिस्मैटिक्स। इतनी बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, है ना, ये एग्जाम में डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ लेता है। इसके अलावा अब सपोज करिए कि कोई कॉइन है, तो ऐसे तो ये कॉइन जो है ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है ना, क्योंकि ये मटेरियल रिमेन है, लेकिन इस कॉइन के ऊपर अगर कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कोई बात लिखी हुई है, सपोज करिए कि किसी के बारे में डिटेल लिखा हुआ है, या ये इंस्क्रिप्शन है, सपोज करिए ये किसी मेटल के प्लेट पे कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो एज सच तो वो मेटल के प्लेट जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हुआ, मटेरियल रिमेन हुआ, लेकिन जो चीज लिखी हुई है वो लिटरेरी सोर्स हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स दोनों कॉमन होते हैं। ये चीज क्लियर हुई एकदम आपको? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब हम जो इंस्क्रिप्शंस की पढ़ाई करते हैं उसको एपिग्राफी कहते हैं, और जो कॉइन्स की पढ़ाई करते हैं उसको न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। आई होप ये पोर्शन आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। चलिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज में किसी को कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है। चलिए देखिए, अब देखो अभी मैं हिस्ट्री पढ़ाने का बैकग्राउंड बना रहा हूं, है ना, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब बेस्ड ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ दीज सोर्सेज, बेस्ड ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ दीज सोर्सेज, कि मेरे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स अवेलेबल है या मेरे पास लिटरेरी सोर्स अवेलेबल है या मेरे पास दोनों सोर्स अवेलेबल है, बेस्ड ऑन दिस फैक्टर हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहले वाले को कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री,
तो जाहिर सी बात है, जब इंसानी सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, जब इंसान इस दुनिया में आए थे, स्टोन एज की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उन्हें लिखना तो नहीं आता था, ठीक है। उनकी लाइफ जो थी नियर अबाउट एनिमल्स की तरह थी, है ना, वो जो मिलता था खा लेते थे, एंड दे सर्वाइव्ड लाइक दैट। लिटरेचर तो उस दौरान नहीं था, लिखना वखना उनको नहीं आता था, लिखने का ट्रेडिशन बहुत बाद में शुरू हुआ है। तो उस टाइम के स्टडी के लिए हमारे पास सिर्फ क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। उनका कोई फूड रिमेन, वो कौन सा टूल्स यूज कर रहे हैं, पत्थर यूज कर रहे हैं या मेटल यूज कर रहे हैं, तो वही सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो जिस पीरियड के स्टडी के लिए हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल हैं जिस पीरियड के स्टडी के लिए, उसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री में बेसिकली आपका स्टोन एज आता है। स्टोन एज के दो फेज, स्टोन एज में एक तो है आपका पैलियोलिथिक, मैंने जो कैटेगराइजेशन किया था, और दूसरा है मेसोलिथिक, ठीक है। जिस पीरियड के स्टडी के लिए हमारे पास सिर्फ पहला वाला सोर्स अवेलेबल है। और क्यों पहला वाला सोर्स अवेलेबल है? क्योंकि उस जमाने के लोगों को लिखना नहीं आता था, तो वो सोर्स अवेलेबल होगा भी नहीं, ठीक है। दूसरी होती है हिस्ट्री, हिस्ट्री प्रॉपर जो अभी हम पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में दोनों ही सोर्सेस अवेलेबल हैं, बोथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल हम मेडिवल पीरियड को पढ़ते हैं, तो मेडिवल पीरियड का मटेरियल रिमेन भी हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल है, कुतुब मीनार है, अकबर के फोर्ट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और उस जमाने की लिखी गई किताबें भी अवेलेबल हैं, अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, जितनी किताबें हैं। तो दोनों ही सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, और दोनों ही सोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों ही सोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं अपने स्टडी में, उसको कहते हैं हम हिस्ट्री, ठीक है। एक तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, अब प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, ये हिस्ट्री से डिफरेंट कैसे है? यहां भी हमारे पास दोनों ही सोर्सेज अवेलेबल हैं, बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। मतलब हमारे पास उस जमाने की चीजें भी अवेलेबल हैं, उस जमाने की लिखी हुई रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन हम इस रिटन रिकॉर्ड को, इस लिटरेरी सोर्सेस को यूज नहीं कर सकते। कुछ रीजंस की वजह से हम उस जमाने के लिटरेचर को, लिटरेरी सोर्सेस को यूज नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारी सील्स मिली हैं। सील का मतलब मुहर होता है, जो मुहर लगाते थे, मुहर आप आज भी लगाते हो, तो उस जमाने की सील्स मिली हैं, और उन सील्स के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारा राइटिंग है, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और ये लिटरेरी सोर्स है। और भी इंस्क्रिप्शंस भी हमें मिले हैं जिसपे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। बट यहां पे हमारी लिमिटेशन क्या है कि हमें इनकी लैंग्वेज नहीं आती। हड़प्पन की स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं सकते, अभी तक वो स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं हुई है। तो जब वो जबान हमें नहीं आती है, तो जाहिर सी बात है वो सोर्स हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अवेलेबल तो है हमारे पास दोनों, लेकिन उनके लिटरेचर को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लैंग्वेज हमें पढ़नी नहीं आती है, वो स्क्रिप्ट हमें पढ़नी नहीं आती है। सो दिस इज नोन एज प्रोटो हिस्ट्री। वैदिक पीरियड भी प्रोटो हिस्ट्री में ही आएगा। इसका रीजन ये है कि वैदिक पीरियड में जो लिटरेचर था वो ओरली ट्रांसमिट किया जाता था। उस वक्त भी लिखने का ट्रेडिशन नहीं था, उसको बहुत बाद में लिखा गया। इनफैक्ट जो वैदिक लिटरेचर है वो ऑलमोस्ट गुप्ता पीरियड में लिखा गया है, उस दौरान लिखा गया है, उससे थोड़ा सा पहले लिखा गया है। तो इस वजह से वैदिक लिटरेचर को भी हम प्रोटो हिस्ट्री में ही इंक्लूड करते हैं। ये तीन जो मैंने डेफिनेशन बताए, ये अब आपको एकदम क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है आपको? ये एकदम क्लियर है? चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट।
वेदास की सर लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। तो फिर सर उसे प्रोटो हिस्ट्री में सर क्यों सर डालते हैं? वो तो सर पढ़ सकते हैं ना। नहीं, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस दौरान ये लिटरेचर, आप माइक ऑफ करिए अपना, जिस दौरान वो लिटरेचर लिखा गया है, जैसे मैंने बताया कि जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर का जो टाइम पीरियड है ये 1500 से लेके अप्रोक्सीमेटली 600 के अराउंड है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा। तो जो वैदिक लिटरेचर इस दौरान यूज में आई, दैट वाज नॉट रिटन, दैट वाज नॉट रिटन, दे वेयर ओरली ट्रांसमिटेड, ओरली ट्रांसमिटेड। ये क्या करते थे, ये वो चीज बाय हार्ट कर लेते थे, उसको याद कर लेते थे, और अपने नेक्स्ट जनरेशन को, जैसे कोई गुरु है, गुरु को वो चीजें याद हैं, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसको बोल बोल के सिखा देता था। क्या? वेदास या वैदिक लिटरेचर। इसको लिखा गया है बहुत बाद में, तो ये कंटेम्परेरी टेक्स्ट नहीं है, ये कंटेम्परेरी टेक्स्ट नहीं है, उस दौरान इसको नहीं लिखा गया था, इसीलिए हम इसको प्रोटो हिस्ट्री में लाते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत। और इस संस्कृत को ओल्ड संस्कृत कहते हैं। अभी जो इसकी वेदास की संस्कृत है उसको ओल्ड आर्काइक संस्कृत कहते हैं। अभी जो हम संस्कृत यूज करते हैं वो काफी इजी हो चुका है, सिंपल हो चुका है, मॉडर्न संस्कृत, बट लैंग्वेज वो संस्कृत। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना एंशिएंट हिस्ट्री। तो देखिए, जो एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने कैटेगराइजेशन किया था, फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, शाल्कोलिथिक पीरियड और हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन सारे कैटेगराइजेशन के पीछे आप अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझिए, दो चीजें बदल रही हैं। एक तो मोड ऑफ सब्सिस्टेंस। मोड ऑफ सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि ये अपने खाने पीने की चीजों में क्या कर रहे हैं, ये खाने का अपना इंतजाम कैसा कर रहे हैं। और दूसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मींस उस जमाने में टूल्स या दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे यूज हो रहे हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, जैसे पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, पैलियो का मतलब ओल्ड होता है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, मेजो का मतलब होता है मिडिल, मेजो का मतलब होता है मिडिल, लिथिक का मतलब स्टोन, नियो का मतलब सभी को मालूम है, ये न्यू। ठीक है, तो अगर मैं पैलियोलिथिक पीरियड की बात करूं, पैलियोलिथिक पीरियड की अगर मैं बात करूं, तो इस पीरियड में रफ स्टोन टूल्स या जिसको कोर इंप्लीमेंट कहते हैं, ये यूज होता था। रफ स्टोन टूल्स मतलब कि कोई पत्थर अपने क्रूड फॉर्म में हल्का फुल्का उसको साइड साइड से तोड़ दिया, या एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराने की वजह से जो एक पीस निकलता है उसमें से अपने क्रूड फॉर्म में, जैसे कोई एक पत्थर है ना, अब इसको बस किसी चीज से टकरा दिया, इसको किसी चीज से टकरा के ये इस फॉर्म में आ गया, है ना। तो अब इसका ये यूज करते थे अपने हंटिंग और गैदरिंग के लिए। तो इनका टूल क्या हो गया, इनकी टेक्नोलॉजी क्या हो गई, इनकी टेक्नोलॉजी हो गई कि ये रफ टूल यूज कर रहे हैं। और इनका मोड ऑफ सब्सिस्टेंस, खाने पीने का इंतजाम किस तरीके से करते हैं, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। मतलब ये शिकार करते थे
इन टूल्स से ये शिकार करते थे, और जंगल में जो फल फूल अवेलेबल हैं, जो खाने की चीजें अवेलेबल हैं, वो ये गैदर करके खाते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर इनको नहीं आता है। तो ये पैलियोलिथिक की बात है। पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें ये दोनों चीजों में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जो ये रफ टूल्स यूज करते थे, अब यहां पे ये यूज कर रहे हैं माइक्रोलिथ्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, वेरी स्मॉल, माइक्रो। और लिथ्स का मतलब होता है पत्थर, स्टोन। तो छोटे छोटे पत्थर, फॉर एग्जाम्पल इसका जो टूटा हुआ टुकड़ा है, ये मान लो, ये फिर से मैं बना रहा हूं, ये पत्थर है, इसको इन्होंने यहां से तोड़ दिया, तो एक तो ये निकला, ये वाला पोर्शन यहां पे निकल के आया, इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इस फॉर्म में होगा कुछ। ठीक है ना? तो इस छोटे वाले पत्थर को ये यूज करते थे एज अ टूल। अब इसको ये किसी शाफ्ट से भी बांध देते थे, किसी लकड़ी से बांध देते थे, तो ये क्या बन जाता था? एक तरीके का एरो बन जाता था। एरो भी बन सकता है, या आप स्पीयर भी इससे बना सकते हो, भाला जिसे कहते हैं, स्पीयर भी है, इसको इससे बना सकते हो। तो छोटे छोटे टूल्स का यूज किया किस पीरियड में? माइक्रोलिथ पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। इंस्टेड ऑफ रफ टूल भी यूज हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये नए टूल्स यूज होने लगे जिनको हम कहते हैं माइक्रोलिथ्स। और यहां पे हंटिंग एंड फूड गैदरिंग के साथ अब ये फिशिंग भी करने लगे। क्योंकि ये स्पीयर अब आ गया इनके पास। स्पीयर से ये या एरो से ये बर्ड्स को भी मार सकते हैं, है ना? पहले इतने बड़े पत्थर से ये बर्ड्स वगैरह का शिकार नहीं कर सकते थे, लेकिन एरो से अब ये शिकार कर सकते हैं उसका। तो फिशिंग हो रहा है, स्मॉल एनिमल्स को चेस कर सकते हैं, और प्रोबेबली कुकिंग भी इस पीरियड में, फूड कुकिंग जो है इस पीरियड में स्टार्ट हो गया। तो दोनों ही चीजें चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गया और मोड ऑफ सब्सिस्टेंस में भी चेंजेस आए हैं। आगे आप इसमें देखिए नियोलिथिक में क्या चेंज हो रहा है? ये जो रफ टूल्स हैं इसको अब ये पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश्ड टूल्स का यूज हो रहा है। इससे क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, आप मैं एग्जांपल देता हूं क्लास में कि आप कभी ब्लेड से सब्जी काटने की कोशिश करिए। ब्लेड से सब्जी काटना ये बहुत टफ काम है, उंगली भी कट जाएगी। लेकिन आप उसी में एक हैंडल लगा दीजिए प्रॉपरली, जिससे आपका ग्रिप बन जाए, तो उसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो अब तक जैसे ये टूल्स थे, इसके रफ एजेस थे। इसके एजेस क्या होते थे? रफ होते थे। तो इसको पकड़ने में काफी डिफिकल्टी होती थी। तो कोई काम अगर 1 घंटे का है तो वो काम 4 घंटे में होता था और हाथ भी खराब होता था उससे। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने इस चीज को पॉलिश करना शुरू किया, तो काफी पॉलिश टूल यूज होने लगे। इससे एफिशिएंसी भी बढ़ गई और इनको कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं होता था उससे। तो दिस पीरियड द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी वाज यूज ऑफ पॉलिश टूल्स। अब खाने पीने में क्या जुगाड़ है? मोड ऑफ सब्सिस्टेंस। इन्होंने खेती करनी सीख ली, एग्रीकल्चर, स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है? तो एग्रीकल्चर की शुरुआत और एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत होने से इनको फायदा ये हुआ कि अब इनको इधर उधर भटकना नहीं है शिकार की तलाश में। वो भी चल रहा है साइड बाय साइड, बट नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है? नया डेवलपमेंट ये हो रहा है कि ये अपना अनाज खुद उगा रहे हैं और ये अपने जानवर खुद पाल रहे हैं, राइट? इनको अब हंटिंग और फूड गैदरिंग पे ही डिपेंड नहीं रहना है। तो दिस इज द चेंज इन मोड ऑफ सब्सिस्टेंस। तो देखो, इन दोनों के चेंज की वजह से ये पीरियड चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछता है इससे? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछता है, ड्यूरिंग विच पीरियड द एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड? एग्रीकल्चर किस पीरियड में स्टार्ट हुआ है? तो आपने रिलेट किया हुआ है इसको कि पैलियोलिथिक, चूंकि ये ओल्ड स्टोन है, तो ओल्ड स्टोन में तो हम हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे। मेजो, ये बीच का पीरियड है। एग्रीकल्चर के कुछ एविडेंसेस हैं, लेकिन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तो वहां पे आपका आंसर जो होगा वो होगा नियोलिथिक। ये न्यू एज की शुरुआत हो रही है। न्यू एज क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है। इंसान जो अब तक नेचर पे, टोटली नेचर पे डिपेंडेंट था अपने खाने पीने के लिए, वो अब अपना
कल्टीवेशन खुद कर रहा है और एनिमल हस्बेंड्री भी इसने सीख ली है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको, माइक्रोलिथ्स किस पीरियड में यूज हो रहे हैं आपको नाम से ही पता चलना चाहिए। ये माइक्रो का मतलब छोटा है, ये बीच के पीरियड में यूज हो रहे हैं। पहले रफ टूल्स यूज हुए, फिर माइक्रोलिथ्स यूज हुए, फिर उसको पॉलिश किया गया, और पॉलिश नए पीरियड में किया गया, नियो के पीरियड में किया गया। ठीक है, तो ये 3 रेलिवेंट सेक्शंस जो हैं आपके इसी कैटेगराइजेशन के बेसिस पे आपको जहन में रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि इंडिया में पैलियोलिथिक टूल्स या पैलियोलिथिक फेज को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो बस वहीं पे एक नोट बना के लिख लीजिए, पैलियोलिथिक को सबसे पहले इंडिया में रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट, इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा, मुझे लिखने में आसानी होगी। रॉबर्ट ब्रूस फूट, और इसने 1863 में एक हैंड एक्स डिस्कवर किया था। 1863 में मद्रास के पास एक हाथ की कुल्हाड़ी, स्टोन एक्स, पत्थर की एक कुल्हाड़ी को डिस्कवर किया था, जो किस पीरियड से बिलोंग करता था, पैलियोलिथिक पीरियड से। तो ये कौन सा सोर्स हो गया हिस्ट्री की स्टडी के लिए, कौन सा सोर्स हुआ, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स हुआ। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अलावा हमारे पास इस वक्त कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पढ़ना लिखना इनको नहीं आता है। ठीक है, पैलियोलिथिक की पहली डिस्कवरी इंडिया में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। इसी तरीके से मेसोलिथिक फेज है, मेसोलिथिक फेज है। तो अब इसकी डिस्कवरी के कंटेक्स्ट में 2 नाम आते हैं, एक है कार्लाइल, कार्लाइल, और दूसरा नाम आता है, कार्लाइल के अलावा एक नाम आता है जॉन इवेंस, जॉन इवेंस। ये दोनों ही कंटेम्परेरी काम कर रहे थे साथ में, मींस एक ही टाइम पीरियड के हैं, 1866-67 के दौरान, 1866-67 के दौरान। कार्लाइल जो है ये नॉर्थ इंडिया में काम कर रहा था, विंध्या रेंज के पास, विंध्यान रेंज नॉर्थ इंडिया में है ये, और जॉन इवेंस जो है ये सिंध में काम कर रहा था। तो इन दोनों ने सबसे पहले इंडिया में माइक्रोलिथ्स की खोज की थी, माइक्रोलिथ्स की खोज की थी। इसका मतलब मेसोलिथिक पीरियड एग्जिस्ट करता है, इसको सबसे पहले इंडिया में इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से हमें पता चलता है। इसी तरीके से नियोलिथिक पीरियड जो है, नियोलिथिक पीरियड का जो कंट्रीब्यूशन है, नियोलिथिक इंडिया में सबसे पहले इसको ली मैसूरियर ने यहां पे इसको इन्वेंट किया था, एंड ही डिस्कवर्ड ए टूल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, यूपी के रीजन से, सेम विंध्यान रीजन से, 1860 के अराउंड ही डिस्कवर्ड अ नियोलिथिक टूल। नियोलिथिक टूल जब मैं बोलूं तो आप समझ जाओ, नियोलिथिक टूल का मतलब इस दौरान कौन सा टूल यूज हो रहा है, पॉलिश टूल। पॉलिश टूल यूपी में ही ये भी काम कर रहा था। हमारा करंट का जो यूनाइटेड प्रोविंसेस है, उत्तर प्रदेश है, वहां पे इसने नियोलिथिक टूल की खोज की थी। ठीक है, तो ये मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि हिस्ट्री को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं और इस पर्टिकुलर पोर्शन से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। अभी तक किसी को अगर कोई डाउट हुआ हो तो पूछो। एनी डाउट? रहते कहाँ थे सर? रहते कहाँ थे? जी सर। माइक ऑफ करिए राशिद। ये जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, केव्स वगैरह में रहते थे। नियोलिथिक पीरियड तक आते आते इन्होंने घर बनाना सीख लिया था, झोपड़ी वगैरह, हट्स वगैरह।
तो अलग अलग पीरियड में इनका रेसिडेंस अलग अलग रहा है। फॉर एग्जांपल पैलियोलिथिक पीरियड में ये कोई शेड है, कोई पहाड़ी है, उसके नीचे जो गुफा होती है वहां रह लेते थे। मेसोलिथिक पीरियड में थोड़ा सा ये बाहर निकल के आए और ओपन में रहना शुरू किया। नियोलिथिक में हट्स बनाना इन्होंने सीख लिया था। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि किस पीरियड की आप बात कर रहे हो इनके अपने। लेकिन एक बात और जहन में रखना कि अब ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने नियोलिथिक टूल्स ढूंढ लिया है या हट बनाना इन्होंने सीख लिया है या एग्रीकल्चर करना इन्होंने सीख लिया है तो पीछे की चीजें ये भूल गए हैं, वो भी साथ में ही चल रहा है। क्लियर है? यस। चलिए, आई होप आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। कल प्रॉपर इसको मैं स्ट्रक्चर दूंगा कि आपको अपने एग्जाम के लिए इसको कैसे रिलेट करना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस।